गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, एक्स सर्विसमैन के कंसर्निंग काफ़ी इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन। और मेरा जो सिलेक्शन जो कि टैक्स असिस्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हुआ है, कस्टम्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट्स के अंदर। सो क्या मेरा लाइफ जर्नी रहा और कैसा मैंने अपने आप को थोड़ा सा एजुकेटेड टुवर्ड्स जो भी अपना सिस्टम के साथ चलते हुए साथ साथ अपनी पढ़ाई को शुरू किया, और क्या इम्पोर्टेंस है टाइपिंग का और ये 30 सेकंड्स का क्या मतलब है, वो मैं आपको पूरा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो कि 3 टायर्स होते हैं, सब जानते हैं। जिसने एग्ज़ाम दिया है 2018, वो जो भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं 3 साल का, वो मतलब जैसे कि इस टेन्यूर में 2018 में जो भी स्टार्ट हुआ है मेरा जो सिलेक्शन, उसका पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी और क्या इम्पोर्टेंस है बाकी जो भी एग्ज़ाम्स है, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, और दिल्ली पुलिस हो गए, और उनका क्या क्वेश्चन पेपर्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक्स सर्विसमैन भाई जितने भी हैं और जो भी देख रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कैसे मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपकी बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा जो पढ़ाई, सबसे पहले मैं 12th स्टैंडर्ड एमपीसी में किया था, और एक दिन में तो तुम रोम तो खड़ा नहीं कर सकते हो। जितनी भी तुम्हारी पढ़ाई है, अगर तुमने सिर्फ 10th स्टैंडर्ड पे भर्ती हो गया और तुम चाहते हो कि आज एसएससी सीजीएल क्लियर करना चाहते हो, ऑल ऑफ सडन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बैकग्राउंड काफ़ी मैटर करता है। और जो कि आपका स्ट्रेंथ किस में है, क्या रीजनिंग अच्छा लगता है तो आप बैंकिंग साइड चले जाइए। अगर आप मैथमेटिक्स और अंग्रेज़ी में काफ़ी पकड़ है तो आप इस तरफ मुड़िए। अगर अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो रेलवेज़ में चले जाइए। तो काफ़ी ये अलग अलग जो कि आपको डिसाइड करनी है, आपको जाना कहाँ है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, कम समय में नहीं होगी, तो बेहतर उसी में है कि आप उसको छोड़ दीजिएगा। जिस पे आपका स्ट्रेंथ है, जिन फील्ड में आपको स्ट्रेंथ है, उसको अच्छे तरह से कर लीजिएगा। क्योंकि एसएससी उन लोगों के लिए हैं जो कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में काफ़ी अच्छी पकड़ है, और साथ में उनको इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। ज़बरदस्ती एसएससी उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग बहुत अच्छा है, प्लीज़ गो थ्रू बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर। अगर आपकी अंग्रेज़ी काफ़ी कमज़ोर है, जो कि बचपन से मतलब आपको अंग्रेज़ी आपको दिमाग में चलता ही नहीं, तो आप बेहतर है कि आप रेलवेज़ की तैयारी करो, क्योंकि रेलवेज़ में अंग्रेज़ी का कोई नाम ही नहीं है। तो आप उस हिसाब से आपको फील्ड चूज़ करो। और जैसे मैंने पढ़ाई किया फ़ौज में रहते हुए, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए हिस्ट्री एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। सो इसमें मैंने पढ़ाई किया वाइल इन डिफेंस। तो मेरा पढ़ाई कंटिन्यूस ऑल ओवर द जो भी टेन्यूर था वो टच में था, और मेरा जो पकड़ है उसमें था ही। और आप लोगों को लगता है कि मेरी जो मतलब एसएससी सीजीएल के जो मार्क्स है ज़्यादा नहीं है, मात्र 376 है। और ये इतना कम इसलिए आया कि देयर आर वेरियस रीजंस। और 376 अगर आपको लगता है कि बहुत कम है तो बहुत बढ़िया है, आप और अच्छा करिए और इंस्पेक्टर लेवल में जाइए। और ये 376 पाने के लिए मुझे कितनी मतलब सैक्रिफाइस करनी पड़ी, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकते। जैसे कि मैंने 2018 में इसको मैंने अप्लाई किया, ठीक थोड़ा 3-4 महीना पहले अपनी जो कोचिंग है, और मैंने किताबें वगैरह ख़रीदना शुरू कर दिया था। और मुझे खुद ही नहीं पता था कि किताब कौन सा पढ़ना है। आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, अगर आप मार्केट में देखोगे क्या पढ़ना आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ गाइडलाइन चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम आपको दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सच्चे कंटेंट लेना, सच्चे मटेरियल लेना। अगर आप नहीं ले पाते हो तो काफ़ी दिक्कत होगा। अब यहाँ पे जो प्रिपरेशन है, और अगर आपको सीजीएल तैयारी करनी है तो मैंने मतलब सिर्फ एक पे ही फोकस किया था, वो सिर्फ सीजीएल था। ना मेरा बैंक की कोई इंटरेस्ट थी, ना मेरा इंश्योरेंस सेक्टर में, ना कोई भी एग्ज़ाम मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। तो मैं एक ही पे चलना चाह रहा था, उसको मतलब एक ही को टारगेट रखे मैं चला था। और मेरा जो ऑफ़िस टाइमिंग सब जानते हैं, हर लोगों का अलग अलग ऑफ़िस टाइमिंग होता है। हमने सेक्रेटरीट लेवल में काम किया तो हमारा ऑफ़िस टाइमिंग जो है कभी कभी 20-30 से सीधा 2200 भी हो जाता है।
तो 8 बजे से लेके 8:30 एन एवरेज रखिए। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे भी बुलाया जाता था क्योंकि साहब लोग आते थे, हम लोग सैटरडे भी जाते थे अप टू 1 o'clock। अब बात आता है संडे, एक दिन मिलता है फैमिली के लिए, और मेरे फैमिली काफ़ी कॉर्डियल थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी कोऑपरेटिव थी, और शी यूज़ टू वर्क ऑल टाइम, जो भी घर का पूरा अपना संभाल रही थी, और काफ़ी सेक्रीफाइसेस देना पड़ता है, और वो समझने वाली थी, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी है, सुबह 8:30 बजे हम लोग फिर संडे कोचिंग के लिए चले जाते थे बैंकर्स अड्डा। वहाँ पे सुबह 8:30 बजे से लेकर 6:30 शाम बज जाता था। हम लोग संडे के दिन पूरा का पूरा दिन वहाँ पे बिता देते थे। हम मतलब कम से कम 5-6 महीना ऐसा लग रहा था कि यार मैं पूरा मिस कर रहा हूँ। होता है, जैसे कि हम लोग जब समंदर में चले जाते हैं तो कोई नहीं होता, ना बच्चे, ना बीवी, ना कोई घर वर, कुछ नहीं है। कम से कम खैर तुम घर शाम में तो आ गए, शाम में चाहो तो तुम एक बार ऐसे ही मार्केट चले गए, तो वही कर सकते थे, लेकिन काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा फैमिली को। और काफ़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है हस्बैंड एंड वाइफ की। और आप लोग इतनी हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को भी पैरेलल चलाना पड़ता है, और साथ में ऑफिस को भी, और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी रिगरस होना चाहिए। आज के टाइम पे तुम इतनी स्मार्ट तो है ही नहीं, सीधा आया फिर रैंकर निकल के जॉब पा लिया। मेहनत, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग कमियां होती है। अब ये नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। लोगों को काफ़ी किताबें सामने आ जाएंगे, और मेरा जो पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी था, मैं काफ़ी पसंद करता था, अलग अलग किताब ख़रीदते थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा था कि किताब ख़रीदे तो कौन सा ख़रीदे। कोई पहले बोलता है आर.एस. अग्रवाल ख़रीदो, फिर बोलते हैं कि किरण ख़रीदो, और कोई बोलता है कि राकेश यादव ख़रीदो, कोई बोलता है कि मैथ्स मिरर ख़रीदो, प्लेटफॉर्म की किताब ख़रीदो। तुम बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, हमने हर किताब ख़रीद ली है मार्केट में जितनी भी किताब है, और हमने मिनिमम तो 60-70 हज़ार तो किताबों में उड़ा दिए, और हमें अच्छा लगता था। ऐसे कोई ख़राब नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसकी किताब की औकात पता करना है ना, तो आप अलग अलग किताब मंगवा के देखो, या कहीं रेफ़र करके देखो, कहीं जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किताब कौन सा अच्छा है। और कुछ किताब ऐसे होते हैं जो कि आपको बुक स्टॉल में नहीं मिलते हैं। जो बुक स्टॉल में मिलते हैं वो किताब बेकार है। वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब राकेश यादव तो किताब, जितने भी राकेश यादव की किताब है आजकल मार्केट में तो आई नहीं, सिर्फ ये ऑनलाइन में जाके या राकेश यादव की वेबसाइट से जाके ख़रीदना पड़ता है। केडी पब्लिकेशंस की किताबें उसी ऐप से ख़रीदना पड़ता है। और कुछ ऐसे हैं जो कि अमेज़ॉन में मैथ्स मिरर है, कुछ जैसे कि अपना अभिनय शर्मा की किताबें हैं, आजकल नए नए गगन प्रताप का भी आ गए। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ ये भी आपको लेना बहुत अनिवार्य है। और मैं तो ये एडवाइस करूँगा, आपको शॉर्टकट्स अगर मैक्सिमम सीखना है तो आप मेरा यूट्यूब के अंदर जितने भी सवाल दिए गए हैं, जो शॉर्टकट्स मैंने अपनाया, आप आराम से मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ शॉर्टकट्स 3-4 की क्या ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको 3-4 शॉर्टकट पता है, कौन सी शॉर्टकट कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, आपको पता होना ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि 15% की कटौती होगी, तो आपको इतना पता होना चाहिए 100 जो है 85 हो गया, और 15% के उसको डेसिमल काट फूट के तुम्हें करना भी पता होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा जल्दी आप कर लोगे उतना ही फ़ायदा होगा। और जो कि मेरा रिटायरमेंट था 31 जनवरी 2019, उस टेन्यूर तक 2018 में हमने अप्लाई किया है, और 2019 जो कि 31 जनवरी को रिटायर हुआ है। और इसकी कम ड्यूरेशन के अंदर आपको इसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। जो भी डिफेंस पर्सनल है, आप लोग बेहतर है कि थोड़ा सा पहले आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, 2 साल पहले, क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन 2 साल से पहले अगर आप कर लोगे, तो जब तक आप फॉरवर्ड करेंगे वो फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जिन का भी ग्रेजुएशन नहीं है, और जो लोग सर्विस सर्टिफिकेट लेके भाग रहे हैं बाहर, तो उन लोगों के लिए कुछ दिक्कत हो सकता है। जैसे हमारा बैच में जिन्होंने अच्छे मार्क्स आए थे, पर उनके जो सर्टिफिकेट्स है ग्रेजुएशन वाली नहीं थी, वो फौज वाली डिग्री थी, जिसकी वजह से वो लोग, जो डेट था नोटिफिकेशन के अंदर, वो काफ़ी पहले होना चाहिए था, जो कि उनका नहीं था। वो लोग जब अप्लाई कर रहे थे वो स्टिल इन सर्विस थे, जो बल्कि उनके लिए मुश्किल ही था। तो बेहतर है कि आप लोग अपना ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट के साथ
आगे बढ़िए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बात आता है किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। अगर आपको लगता है कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग की तैयारी करो तो बैंकिंग की तैयारी करो। बैंकिंग में जो कि जनरल नॉलेज वगैरह स्टैटिक थोड़ा अलग ही लेवल का होता है, और एसएससी सीजीएल के अंदर इसके अंदर कुछ अलग ही लेवल का होता है, जो कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में काफ़ी फोकस होता है। जनरल नॉलेज की जो कि जनरल साइंस के जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ 30% आपको देखने को मिलता है, बाकी करंट अफेयर्स भी जुड़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कोई एक पे आपको सफ़र करने की। अननेसेसरी आप उधर इधर भटकोगे तो आपको ना इधर का रहा ना उधर का रहा, सो आप लोग ना घर का ना घाट का। तो जिस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या पढ़नी चाहिए किताबें। जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश जिनको बिल्कुल नल है, बिल्कुल पता नहीं है, तो बेहतर है कि आप हर किताब का मैंने निचोड़ बनाया एक इंग्लिश ग्रामर की बुकलेट, वो आपको किताब मिल जाएगा, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन किया है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग हमने समझाया। हम जानते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशंस है, आपको एक एक चीज़ें आपको कहाँ पे याद आता है, ये सब आपको काम आएगा जब आप एरर डिटेक्शन जहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका अलग अलग इम्पोर्टेंस तो है, तो आप लोगों को पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेसिक्स के बारे में। और एरर और रूल्स जो होते हैं वो आपको कड़क आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट के साथ। मैक्सिमम रूल्स आपको याद करनी है, क्योंकि आपको चाहे क्लॉज टेस्ट दे दे चाहे एरर आइडेंटिफिकेशन दे दे, आपको पता होना ज़रूरी है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको कम से कम 2-3 प्रश्नोत्तर आ जाएंगे, तो ये आपको याद रखना ही है जितना ज़्यादा हो सके। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें आप टायर 2 के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, टायर 1 में भी आपको 3-4 सवाल देखने को मिलता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी आपको देखने को मिलता है, 2-3 सवाल आप देख लीजिएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपको मतलब उंगलियों पे होनी चाहिए। अब पढ़ना कहाँ से, एक किताब में तो इतनी ज़्यादा देता ही नहीं, तो आप बेहतर है कि किसी यूट्यूब चैनल जिसने ज़्यादा बताया, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अपने आप को देता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें किताबें निचोड़ कर जो चीज़ें मैंने तैयारी की वो सब इसके अंदर हमने डाल दिया है। तो मैं अपने जो भी यूट्यूब चैनल है यही समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि आप जाके चेक कर सकते हैं हर टॉपिक, जब मैंने इतनी किताबें ख़रीद लिया तो मुझे पता है कि किस किताब के अंदर क्या कंटेंट है और उनकी औकात क्या है बनाने वाला की, सब पता चल जाता है लोगों की अपनी अपनी स्टैंडर्ड। जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं कुछ डिफ़िकल्टी नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक मॉडरेट लेवल के होते हैं। हर चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा जानोगे एग्ज़ामिनेशन में बैठोगे उसका रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगा, और आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं जब आप एक बार पढ़ लोगे टॉपिक वाइज, अगर आपने कर लिया है तो प्रीवियस ईयर पेपर करने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। अब अननेसेसरी आप प्रीवियस ईयर पेपर 1000 कर लो, मतलब नहीं है। अगर आपको जब तक एक टॉपिक वाइज सब कुछ ख़त्म कर नहीं लोगे, आप अच्छे मटेरियल अगर चाहिए आप मुझसे मांग लो, मैं आपको बाय पोस्ट भेज दूंगा। आप उसका चार्जेस लगेगा, जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि वो सब ज़ेरॉक्स पेपर्स है, उस पर कंजूसी नहीं है। तो आप लोग इनको लेने की कोशिश करो। आप बस थोड़ा सा बहुत पैसा खर्च करना होता है सही जगह पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं तो फ्री में आप वीडियो देखते रहो। लेकिन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जितने ज़्यादा आप उसकी रेफरेंस कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप यूट्यूब में नहीं कर सकते हो, तो कहीं कहीं आपको खर्च करनी है। और इंग्लिश प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा उसके अंदर दिया क्या। क्लास टेस्ट प्रैक्टिस जो होता है वो सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये उस पर आधारित करता है कि सेंटेंस फ्रेमिंग जो होता है, क्या आप उसको किस हिसाब से इस क्लॉज टेस्ट का यूज़ कर रहे हो, क्या उसमें एडजेक्टिव लगेगा या एडवर्ब लगेगा, ये आपको पता होना ज़रूरी है। वर्ब है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, जो भी रहेगा उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करना है सेंटेंस फॉर्मेशन में। और यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के हिसाब से, और वहाँ पे वर्ड अगर एडवर्ब बन रहा है जैसे कि उसका किस हिसाब से इंटर रिलेशनशिप है,
ये इंटर रिलेशनशिप्स कैसा बन सकता है, आप एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा। आजकल कलेक्टिव नाउन्स भी पूछा जा रहा है और जेंडर का भी दिया जाएगा। व्हाट इज़ द मेल फॉर्म ऑफ सो एंड सो करके पूछा जाएगा, आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे टाइम में पूछा गया था एक ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहते हैं। ये काफ़ी टायर 2 लेवल में, अगर एग्ज़ामिनेशन में टायर 1 लेवल में इस तरह सवाल आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपको क्या क्या पढ़नी है। और अरेंजमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस, PQRS जो जम्बलिंग सेंटेंसेस होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तभी कर सकता है आदमी जब उनको समझ है पढ़ने का, समझने का। अगर आपके अंदर समझ नहीं है, आप इतनी एग्ज़ाम्स पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर इतनी समझ नहीं आया, तो आपको मेहनत करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये किस हिसाब से सेंटेंस फ्रेम करनी है, उसका की टिप्स है, ये आपको याद रखनी है। जितना ज़्यादा आप रेफ़र करोगे PQRS जम्बलिंग, ये आपको प्रैक्टिस करनी, जहाँ आप अपनी मार्क्स पूरा कट जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किताब, अब क्या किताब पढ़नी है, किस किताब के अंदर क्या काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। राकेश यादव किताब के अंदर आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा अलग अलग, और MB पब्लिकेशन भी अच्छी है, और KD कैंपस का भी बहुत अच्छा है। और प्लेटफॉर्म की किताब भी आते हैं, बहुत सस्ते में आते हैं, बिहार से पब्लिकेशन छापते हैं, और ये भी काफ़ी ठीक है। और किरण पब्लिकेशंस, और सर इतनी पब्लिकेशन हम कैसे रेफ़र करें? अगर आपको लगता है कि आप रेफ़र नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले आप एक काम कर लो, जो मैंने पूरा रेफ़र करके निचोड़ बनाया है उसको देख लो या मंगवा लो, तो ताकि आपको थोड़ा सा एक लेवल तक पहुंचोगे। उस लेवल तक पहुंचने के बाद अपने आप आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज करोगे प्रीवियस ईयर की, वो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। और प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज करना ही करना है, क्योंकि SSC बाहर से नहीं लाता है। जो भी सवाल उधर इधर उठा के, इतनी एग्ज़ाम्स SSC कंडक्ट करती है, उधर का सवाल इधर, इधर का सवाल उधर, उनका काम ही शफल करना। तो ये सब आप सवाल याद रखिएगा और वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर बनाने की कोशिश करिए। मैं तो कहता हूँ कि आप किताब खरीदो ही मत, जो दिया गया है उसको देख लो, क्योंकि मैंने फ़िल्टर ही किया है और ऊपर से प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा है। तो मैं ये एक बार देख लोगे तो सेम टाइम आप अपने आप जाके ये एक्सरसाइज आपको आसान लगेगा। क्योंकि मेरा इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, और इंग्लिश मेरा इस बार जो अटेम्प्ट किया था 190 सम अटेम्प्ट किया था, तो मुझे अच्छा लगा कि यार मेरा स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ चुका है। और रीजनिंग में देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 45 से लेके 50 तक अलग अलग टाइप होते हैं। उसका एक मैंने वीडियो बनाया, अपना प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए रीजनिंग का, लेकिन उसको मैं तेलुगु में समझाया, वो आप देख लोगे। 50 सवाल जितनी भी अलग अलग सवाल है, वो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ये बस इसी में बस घुमाता फिराता रहेगा और यही सवाल पूछता रहेगा। कुछ कुछ सवाल है जैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, क्लॉक का एंगल हो गया, कुछ जहां आप लोगों को क्यूब्स का, जहां आपका नंबर कट सकता है, उनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। और प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं, बस आप अननेसेसरी मिरर इमेज ये सब में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वो बहुत आसान होते हैं। और मिरर इमेज, वाटर इमेज, इसमें ज़्यादा नहीं जोर नहीं लगाने का, मैट्रिक्स में भी। सो ये सब टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत आसान है। ये सब चीज़ें आप जस्ट स्किप करते जाइए। आप लोगों को पकड़ना है सिर्फ कुछ डिफ़िकल्टी नेचर के हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, और साथ में जो कि क्यूब्स का हो गया। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं है। और अगर मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ज़्यादा आप ये जो काउंटिंग फिगर्स होते हैं, कलरिंग क्यूब्स, कितने साइड कलर है, वो ये सब बैंकों में होता है, लेकिन SSC में ये सब चीज़ें है ही नहीं, तो आप इसकी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब बात आता है जनरल नॉलेज की, जो कि प्रीवियस ईयर जितने भी स्टैटिक GK क्वेश्चंस है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मेरा प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने इंग्लिश टू तेलुगु समझाया, जो कि आंध्र प्रदेश लोगों के लिए। तो आपको लगता है कि सर हमें इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, आप आराम से उस सवाल पढ़ लीजिए, समझ जाइएगा, बाकी आराम से आपको प्रीवियस ईयर जितने भी हैं सब मिल जाएंगे। और जितने भी एग्ज़ाम्स SSC कंडक्ट करता है, चाहे स्टेनोग्राफर हो, दिल्ली पुलिस, GD, MTS, CHSL, CPO, इन सब का हमने डाल दिया है। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, किन लोगों को जो साउथ इंडियंस को बिल्कुल समझ में नहीं आता हिंदी में क्या लिखा है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े धुरंधर हैं, चाहे गगन प्रताप हो और राकेश यादव, अभिनय शर्मा, जिन्होंने ये भी जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया है, सब सारे हिंदी में दे दिया, जो कि हमें समझ में नहीं आता। बहुत कम समझ में आता हिंदी को समझना,
बोलना आसान है लेकिन उसको समझना को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उनको आप अंग्रेज़ी में देखने के लिए आप जाके अपना प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश टू तेलुगु मिलेगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात आता है करंट अफेयर्स की। अगर करंट अफेयर्स चाहिए टॉपिक वाइज हम आपको देंगे, मेरे पास अच्छी मटेरियल बनाया मैंने, हम आपको भेज देंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसे किताब मैंने नहीं देखा जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कंटेंट दिया हो और इतनी टॉपिक कवर किया हो। डाउट है जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो किस हिसाब से मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किया है। अगला देखिए, जितने भी टॉपिक्स अलग अलग मैंने पिक्चराइज समझाया, आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक एक सवाल का उसका पूरा पूरा पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। 4000 फ़ोटो हमने अपलोड किया है, जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और प्रीवियस ईयर जितने भी सब छोड़ना नहीं है, वो सारे पूछेंगे वहीं से, और कुछ नहीं है। अब मैथमेटिक्स की बारी। मैथमेटिक्स जो है काफ़ी शॉर्टकट्स की काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अलग अलग शॉर्टकट आपको शॉर्टकट्स पता होनी ज़रूरी है, और कौन से शॉर्टकट्स कम टाइम में सवाल जिस हिसाब से दिया उसी हिसाब से आपको शॉर्टकट यूज़ करनी है। सो आप लोग चाहो तो अपनी शॉर्टकट्स को सुधारने के लिए आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो, और यू शुड नो विच मेथड यूज़ करनी है काफ़ी कम टाइम के लिए। और एडवांस मैथ्स शुड बी प्रिपेयर्ड एज़ पर द प्रीवियस ईयर बेस्ड। जो भी एडवांस मैथ्स सवाल हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं, उन सब को आप लोग निचोड़ बनाइए, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल काफ़ी पूछा जा रहे हैं। और आपको ये भी नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल ना पूछे, कड़क पूछेगा, क्योंकि वो सवाल कितना भी प्रैक्टिस कर लो, वहाँ जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग किताबों मैंने निचोड़ा है, और राकेश यादव को भी देखा है, केडी कैंपस, अभिनय शर्मा एडवांस मैथ्स वाली, किरण प्लेटफॉर्म और आर.एस. अग्रवाल। मैं तो कहता हूँ आर.एस. अग्रवाल, किरण प्लेटफॉर्म, ये सब बंद करो, देख लो बस केडी कैंपस की पब्लिकेशन, राकेश यादव की और अभिनय शर्मा की, गगन प्रताप की। जो भी गगन प्रताप की किताब मैंने अभी मंगवाया नहीं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगला देखिए, क्लास नोट्स लेने की कोशिश करो। अभिनय का जो एडवांस मैथ्स है वो बहुत अच्छा है। एडवांस मैथ्स यूट्यूब के कंसर्निंग आप देख लीजिएगा, और जितने भी अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया और जियोमेट्री हो गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेगा अभिनय से। और गगन प्रताप की वीडियो भी बहुत अच्छे हैं आजकल, उसने भी बहुत अच्छा बनाया। और एक और इवन कोचिंग सेंटर है, लेकिन आप उसने काफ़ी कैलकुलेटिव बना दिया, और लेकिन उसका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वगैरह सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस करो, और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल जो सवाल होते हैं उनको कड़क आपको करने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा होगा, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा साथ साथ स्मार्ट टेक्निक के साथ साथ। और जितने भी हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करिए, ना कि पन्ना भरने की। जब मैथमेटिक्स कर रहे हो आपको सिर्फ सोचना है ना, यानी अगला स्टेप नहीं डालना है, तो वो आपको जस्ट एडवांस स्टेप डालनी है। और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो आपको उंगलियों पे पता होनी ज़रूरी है, कि रूट्स हो गया चाहे स्क्वायर्स हो गया, और फार्मूलाज वगैरह सब आपको सीखना ज़रूरी है अगर आपको क्रैक करनी है। ये नहीं कह सकते हो सर मुझे फार्मूला नहीं सीखना है। हाँ, कहीं कहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही फार्मूला से बन जाता है, उस एक फार्मूला आप मेरा प्लेलिस्ट में चेक कर लो। सभी फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं गधे की तरह रिमेंबर करने की। जहाँ आपको रिमेंबर करनी वहाँ रिमेंबर करनी है। जहाँ आपको लगता है कि एक ही फार्मूला से काम चल रहा है, उस फार्मूला से काम करने की कोशिश करो। अब बात आता है स्टोरी एंड लेटर राइटिंग और प्रेसाइज राइटिंग। अब लोगों को लगता है कि लेटर राइटिंग और ऐसे देता है। इस बार हमने जब एग्ज़ाम दिया था टायर 3 2019 का, उसके अंदर प्रेसाइज राइटिंग आप देख सकते हो, प्रेसाइज राइटिंग उसके अंदर थी, लेटर राइटिंग नहीं दिया था उसने। तो आपको तीनों में आपको माहिर होना पड़ेगा। हैंड राइटिंग काफ़ी मैटर करता है, ग्रामर यूसेज और की पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, और सेंटेंसेस जो होते हैं जो आप देना पड़ता है सेंटेंसेस, वो आपको एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए। ब्रेविटी यानी ऐसा वर्ड यूज़ करो जिससे पूरा सेंटेंस बैठ जाए, यानी कि अननेसेसरी आप आराम से बस स्टोरी भर रहे हो, नहीं, आपको एक सेंटेंस कह दिया उसमें काफ़ी मीनिंग देना पड़ता है। और डोंट राइट टू मच, लिमिट टू द वर्ड्स, मतलब आप जितना ज़्यादा लिखते रहो, पन्ना भरते रहो, ऐसा नहीं करना है। आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, और हैंडराइटिंग में सुधार लाइएगा। और जब भी आप लिख रहे हो उसका जितने भी वर्ड्स है, चाहे उसने 250 बोला है, जो भी बोला है उसके हिसाब से आपको
ख़त्म करने की कोशिश करिए। और लेटर राइटिंग, सैल्यूटेशन और एंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेटर राइटिंग के अंदर। और टेक्स्ट तो आपको जो भी उस सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट के हिसाब से उसका ठीक निचोड़, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। और वहाँ पे जो एंड पार्ट होता है उसमें यूअर सिंसियरली, यूअर लविंगली, जो भी है आप उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। चाहे आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो या कोई भी मार्केटिंग मैनेजर को लिख रहे हो या कोई होटल मैनेजर को लिख रहे हो, जो भी है आप उसके हिसाब से आपको एंडिंग देना पड़ेगा। और प्रिसाइज राइटिंग में लिमिट योर स्टोरी टू द गिवन वर्ड्स। उसने कहा कि 200 वर्ड्स के अंदर फिनिश करो, अंधे की तरह तुम बढ़ते जा रहे हो 400 पन्ने, 400 पेज है, 400 वर्ड्स की नेगेटिव, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। प्रिसाइज राइटिंग के अंदर सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल आपको देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग जब 2019 में दिया था, एक पब्लिक स्पीकिंग के बारे में था, तो मैंने उसमें यही दिया था कि पब्लिक स्पीकिंग अडहर थिंग्स टू बी अडहर, मतलब कुछ चीज़ें एटिकेट्स टू बी फॉलोड करके था, मतलब क्या तुम्हें फॉलो करनी है, ऐसा मैंने जो भी वहाँ पे थिंग्स टू बी अडहर्ड करके मैंने जो दिया था, मतलब जो आपको फॉलो करनी है जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो। तो अच्छी एक टाइटल बनाना ज़रूरी होता है, जो कि आपको टाइटल देखते ही उसका पूरा मार्क आपका लेके जाता है, क्योंकि आप टाइटल में ही आपकी औकात पता चलता है, आपकी सोच पता चलता है। सो उनको पता है वो लोग किस हिसाब से, इनकी सोच क्या है, कैसे इन्होंने फ्रेमिंग किया है, किस हिसाब से उस स्टोरी को कंसाइज करके लिख दिया है। अब उसको ऐसे कंसाइज करना पड़ता है जो कि आपको लगे कि हाँ आपने भी अच्छा किया है। और साथ में लिमिट करिए जो भी वर्ड्स है, 150 अगर बोलता है 150 के अंदर ही फिनिश करने की। अब बात आता है दोस्तों टाइपिंग का इम्पोर्टेंस। जो 30 सेकंड्स मैंने बोला था, मैं आपको अभी समझाऊंगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस 30 सेकंड्स का मतलब क्या है, जो टाइपिंग जो है अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में 2-3 महीने में मैं तीर मार लूँगा, नहीं होता है। लास्ट 3-4 महीने बेटा तुम कितना भी कर लो, कितना भी तोप हो, 3-4 महीने में आपको उंगलियां दर्द करेगा, क्योंकि इस उम्र में ऐसे सिचुएशन देखने को मिलेगा जो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हो, और जैसे मैंने खुद ऐसे पढ़ाई किया है, और जो भी सवाल मैं पढ़ रहा था उसको मैं टाइप कर रहा था, और उसको मैं बाद में एक बार रिवाइज़ कर देता था, कलरिंग कर देता था। तो इससे मेरा टाइपिंग के साथ साथ मेरा नॉलेज भी बढ़ने लगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल में जो 1670 वीडियो बनाया है वो ऐसे नहीं बनाया, वो मेरा प्रिपरेशन ही था। पर आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा होता है, अंडरलाइन करो उसको, बस लाल पीला करो, और जो भी करना है करते रहो, बस बाद में रिवाइज़ करते रहो। मैंने ऐसा नहीं किया बेटा, बहुत ही सॉरी, बेटा नहीं, आप लोग बड़े लोग हो, आ गया, नो वरी। सो इसमें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे आप लोगों को करनी है। सो लर्न टाइपिंग अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन। टाइपिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जॉब एंड पर्सनल लाइफ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल लाइफ में और जॉब के अंदर। ये आप खुद ही जाके देख सकते हैं, हर जॉब आज के टाइम पे टाइपिंग के बिना बेकार है। और टाइपिंग मिस्टेक मेरा खुद का 5.4 हुआ था, और 1.6 यानी मात्र कितनी वर्ड, मात्र अगर मैं 6 वर्ड उड़ा लेता ना, मतलब 6×5 = 20 या 25 कैरेक्टर्स निकल जाता ना, मैं बाहर हो जाता। तो सोचो अगर मेरी मिस्टेक्स सिर्फ मेरा जो टाइपिंग में, आप जानते हो 30 सेकंड के अंदर मैं 20 वर्ड्स तक टाइप कर सकता हूँ। लास्ट में मेरा एक ऐसा सिचुएशन आया जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। 5.4 एरर है, आई मिस्ड 1 लाइन बिकॉज ऑफ स्क्रॉल बार मूवमेंट एंड आई फाउंड ड्यूरिंग द लास्ट 1 मिनट एंड 5th लाइन फ्रॉम द एंड। मैंने 10 मिनट, जो सबसे पहले आप जाते हो एग्ज़ाम देने टाइपिंग वाली, वहाँ पे एक ट्रायल एक्सरसाइज होता है, 10 मिनट के अंदर आपको ठीक उसी तरह आपको देखने को मिलेगा स्टोरी। 10 मिनट के अंदर मैंने अपना पूरा का पूरा 9+ में मैंने ख़त्म कर दिया था। जो एक्सरसाइज था उसमें भी 2000 समथिंग वर्ड्स थे। मैंने जो कैरेक्टर स्ट्रोक्स थे 1875, और मैंने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसमें कितना था, लेकिन मेरा एक्यूरेसी तगड़ी थी, और मैंने 1875 कड़क टाइप करके छोड़ दिया था। और लास्ट में मैंने पूछा उनसे कि 1875 ही आ रहा है, 2000 नहीं आ रहे हैं, तो क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं 1875 नहीं, और उससे ज़्यादा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिस हो गया होगा। तो मेरे अंदर एक शंका थी, यार मैंने कोई लाइन उड़ा दिया होगा, क्योंकि मेरे पास DFA करने का था, जो चेक करने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने समझा कि यार मुझे अगली बार 15 मिनट मिलेगा,
इसमें तो प्रैक्टिस में 10 मिनट ही मिला। अब मैं कोशिश करूँगा कि अगला जो जब होगा तो 9 मिनट के अंदर, 9.5 मिनट के अंदर टाइप करके बाकी जो टाइम है उसको मैं फ़िनिश करूँ DFA में। तो मैंने वैसे ही ठीक स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम। मेरा कीबोर्ड थोड़ा टाइट था, टफ़ होता है, जो घरों में यूज़ करते हैं वो काफ़ी स्मूथ होता है, स्मूथ होना भी चाहिए, और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा टफ़ होता है, और वहाँ जाने के बाद तुम्हें ऐसा अजीब सा फीलिंग होगा, लेकिन ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो हो जाएगा। तो मैंने कोशिश किया, 9.5 मिनट में मेरा 9 मिनट में ख़त्म हो गया पूरा। अब बात आई DFA करने की। मेरा एकदम खुश था कि मैं यार ठीक है 9 मिनट में ख़त्म हो गया, अब बचा है DFA करने की। तो मैं ऊपर से एक हाथ स्क्रीन पे रखा और दूसरा हाथ नीचे पे रखा, दो हाथ मतलब ऐसे देख के मैंने पूरा DFA किया, और दोनों हाथ मेरा स्क्रीन पे था। तो मैंने धीरे धीरे से जैसे पेपर में करते हैं वैसे करने लगा, और मैंने देखा तो कहीं कहीं बीच बीच में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स गलत है, उस स्पेलिंग मिस्टेक्स को मैंने करने लगा। और उस स्पेलिंग मिस्टेक्स को नहीं भी करता तो मेरा बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरा टाइम बच जाता लास्ट मोमेंट में। और मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक उसको ऐसे रहने दो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब बात आता है, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक जहाँ भी है आप उसको याद कर लो, वहाँ जाके सीधा बाद में कर लेना अगर टाइम मिलता है तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहिए। आप नीचे जब आने के बाद लास्ट से पाँचवा लाइन में मेरे को पता चल गया कि मैंने कोई एक लाइन मिस कर दिया, सीधा जंप मार दिया। तब मेरा टाइम बचा हुआ था DFA करने के बाद सिर्फ 1 मिनट। अब उस 1 मिनट में मैंने जितना हो सका उतना हमने टाइप किया, और जो भी रिपीटेड थे उसको मैंने डिलीट किया। अब लास्ट मोमेंट तक मैं टाइप करने लगा, जितना हो सकता है उतना। तो मैं करते बंद हो गया, तो मेरा जो स्ट्रोक्स है वो 1925 तक पहुंच गया, और जो भी लास्ट में 3-4 लाइन सही थे, और ऊपर के जितने भी लाइन थे वो भी सही थे, 17-18 लाइन। लेकिन वहाँ पे जो बीच में जो लाइन्स थे वो काफ़ी मतलब मुझे पैनिक सिचुएशन में डाल दिया। वो कितना कट गया मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। मैं टाइप करते चला गया, बंद हो गया। तो कहने का मतलब मेरा जो टाइपिंग उस टाइम पे जो स्पीड थी वो तगड़ी थी। मतलब आप पैनिक सिचुएशन में भी हो और आप फास्ट भी टाइप कर रहे हो, तो आप सोचो 30 सेकंड के अंदर आपका पूरा गेम ख़त्म हो जाता। अगर मेरा उस प्रैक्टिस टेस्ट की, मुझे ऐसा लगा कि जो प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने टाइप किया है उसको भी उन्होंने गौर किया होगा, क्योंकि वो भी मैटर करता है, बंदा टाइपिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और जो लास्ट मोमेंट में ये जो बच गया मेरे लिए, और जो भी मैंने यूट्यूब में पिछला 2 साल से मैंने मेहनत किया था, वो मेरा काफ़ी काम आ गया। क्योंकि ये टाइपिंग वगैरह ये तभी बन सकता है जब तुम्हारी पूरा इससे पहले जितने भी कारनामा हैं वो आपको हेल्प करता है। अब मेरा डिफेंस में रहते हुए नेवी में भी मेरे काफ़ी अच्छी टाइपिंग थी, तो लोगों को लगता है कि गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। आप वहाँ जाते हो तो एक्यूरेसी के साथ साथ सब कुछ होना चाहिए। कितना भी बड़ा तोप हो, आपको कहीं ना कहीं आपको DFA करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। SSC CGL में आपको पास टाइम है तो आप आराम से DFA कर सकते हो। CHSL में टाइम नहीं मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस कर लो, जिस हिसाब से करना है वैसे कर लो। पर आपको ये ज़रूरी है, आप टाइपोग्राफिकल एरर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह जो स्क्रॉल बार वैसे थी कि नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में जैसा मूव नहीं हो रही थी, उसको जैसा हमने मतलब स्क्रॉल बार ऐसे भी काम नहीं करता है कि जैसे हम बीच में जो स्क्रॉल बार को ऐसे घुमाते हैं तो नीचे जाएगा, नहीं, वो बस आपको ऐसे ऐसे क्लिक करनी थी, जो कि स्किप हो जाता था। तो पिछला लाइन देख के फिर इस लाइन को भी टाइप कर रहा था, फिर भी लास्ट मोमेंट में, लास्ट और 5वां लाइन में ये दिक्कतें मेरे साथ हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 30 सेकंड के अंदर आपका पूरा लाइफ बदल सकता है। 30 सेकंड में जब आप 20 वर्ड टाइप कर सकते हो, अगर मैं 20 वर्ड अगर टाइप नहीं कर पाया उस लास्ट मोमेंट में, तो मेरे तो ख़त्म है, मेरे तो पूरा का पूरा मतलब गेम ही ख़त्म है। 5.4 एरर थी, अगर मेरा थोड़ा सा अगर 5 वर्ड भी निकल जाता तो मैं आउट। जितने भी मेहनत 2 साल तक मैंने किया, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सब ख़त्म है। नॉन टाइपिंग पोस्ट की अगर देखा जाए कट ऑफ बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, 376 मार्क्स में तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो है 398 समथिंग चला गया, जो बल्कि मेरे मार्क्स है ही नहीं। और कितने लोग हैं जो कि 397 तक आया जिनकी टाइपिंग में फ़ेल हो गए हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। कम से कम हम तो यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। लोग रो रहे हैं, मेरा बैचमेट्स तो काफ़ी लोग रो रहे हैं कि यार मेरा टाइपिंग अच्छा होता तो काश मेरा हो जाता। 390 मार्क्स आने के बाद भी अगर वो फ़ेल हो जाते हैं, उससे बुरा कोई नहीं होगा। तो सोचिएगा टाइपिंग का भी क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है। और
प्रैक्टिस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइफ चेंजिंग मिनट रहा मेरे लिए ये। लास्ट मिनट और लास्ट सेकंड तक जितना भी मैंने टाइप किया है, मैं अपना जो स्पीड इतनी थी कि वो 45 to 50 वर्ड्स मैं मार ही लेता था। इतनी अच्छी मतलब टाइपिंग थी। और ये मेरा एक सौभाग्य है कि जितना मेहनत मैंने यूट्यूब के अंदर किया है और बच्चों की दुआ भी शायद काम आ गया, जिसकी वजह से मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया। और मुझे इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो काम मैंने किया है, और आप लोग भी अपना जो इम्पोर्टेंस है टाइपिंग वगैरह में देख लीजिएगा। जिस हिसाब से आप कर सकते हो उस हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव करिए और मैक्सिमम कंटेंट रेफ़र करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ने की कोशिश करिए, मैथमेटिक्स अलग अलग शॉर्टकट्स आप याद रखने की कोशिश करिए। सो आई होप ये 35 मिनट शायद मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए शायद काम आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।